हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम फिजिक्स बुक 1 का कंप्लीट रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, विच इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि इस चैप्टर का रोड मैप क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी डेली लाइफ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ-कहाँ दिखती है। फिर हम चार्ज के कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करेंगे कि आखिर ये चार्ज होता क्या है और कितने टाइप का होता है। इसके बाद आएंगे चार्ज के 3 गोल्डन रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कूलम्स लॉ सीखेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि अगर सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्जेस हों तो टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिल जाए कि हम इस चैप्टर में आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एवरीडे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसे आपने महसूस तो जरूर किया होगा पर शायद सोचा नहीं होगा कि इसके पीछे इतनी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम टॉपिक को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करके शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। कभी सोचा है आपने कि सर्दियों में जब आप स्वेटर उतारते हैं तो उससे चटचट की आवाज क्यों आती है, और अगर अंधेरा हो तो हल्की सी स्पार्क भी दिखती है, और दूसरी तरफ आसमान में जो इतनी जोरदार बिजली कड़कती है उसके पीछे का रीजन क्या है। दोनों चीजें स्केल में बहुत अलग हैं, एक छोटी सी स्पार्क और एक विशाल लाइटनिंग, पर दोनों के पीछे का फंडामेंटल रीजन एक ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाई जाए कि इन कॉमन एक्सपीरियंसेस के पीछे फिजिक्स का कौन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों है। इस वर्ड को आइए ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से रिलेटेड और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी जो चीज रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रुके हुए यानी स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी करते हैं और उन रुके हुए चार्जेस की वजह से पैदा होने वाले फोर्सेस, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उनके पोटेंशियल्स को समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के हीरो से, द इलेक्ट्रिक चार्ज। इस सेक्शन में हम अच्छे से समझेंगे कि चार्ज आखिर है क्या और ये कितने टाइप का होता है। ये कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि चार्ज की खोज हुई कैसे। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ माइलेटस ने एक अजीब चीज देखी। जब वो एम्बर, जो कि एक तरह का रेजिन होता है, उसको वूल यानी ऊन से रब करते थे तो वो एम्बर हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स जैसे फेदर्स या तिनके को अट्रैक्ट करने लगता था। ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड से हमारा वर्ड इलेक्ट्रिसिटी बना। तो देखा आपने, एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से कितनी बड़ी फील्ड ऑफ फिजिक्स शुरू हुई। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराने सिंपल ऑब्जर्वेशन से निकला है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद साइंटिस्ट ने एक बहुत ही फंडामेंटल रूल डिस्कवर किया। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चार्जेस के बीच इंटरैक्शन का एक सिंपल सा नियम है। लाइक चार्जेस यानी एक जैसे चार्जेस, फॉर एग्जांपल 2 पॉजिटिव चार्जेस या 2 नेगेटिव चार्जेस, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। और अनलाइक चार्जेस यानी ऑपोजिट चार्जेस, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी खींचते हैं। सिंपल रूल, लाइक्स रिपेल, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम ये तो जानते हैं कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, पर उनको अलग अलग पहचानेंगे कैसे। उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ये पोलैरिटी ही है जो 2 तरह के चार्जेस को डिफरेंशिएट करती है। इसका नामकरण यानी एक को पॉजिटिव प्लस और दूसरे को नेगेटिव माइनस कहने का क्रेडिट अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। ये बस एक कन्वेंशन है पर पूरी दुनिया में यही यूज होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चार्जेस की 2 टाइप्स को डिफरेंशिएट करने वाली प्रॉपर्टी को पोलैरिटी कहते हैं, जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हर मटेरियल चार्ज के साथ एक जैसा बिहेव नहीं करता। इस टेबल को ध्यान से देखिए। हम मटेरियल्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जैसे कि लोहा, कॉपर या हमारी ह्यूमन बॉडी भी चार्ज को अपने अंदर से आसानी से फ्लो होने देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरे मटेरियल में घूमने के लिए आजाद हैं। इसी वजह से जब आप एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं वो उसकी पूरी सर्फेस पर इवनली फैल जाता है। दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स, जैसे ग्लास, प्लास्टिक या सूखी लकड़ी। ये चार्ज को फ्लो होने से रोकते हैं यानी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से टाइटली बंधे होते हैं, वो फ्री नहीं होते। इसलिए इंसुलेटर को आप जहां चार्ज देंगे वो वहीं पर रुका रहेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मोबिलिटी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब जब हमने चार्ज के बेसिक्स को समझ लिया है तो अब टाइम है उन 3 फंडामेंटल रूल्स को जानने का जो चार्ज के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। आप इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रूल्स ऑफ द गेम समझ सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब चार्ज के 3 बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है वो 3 गोल्डन रूल्स। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरा जो सबसे यूनिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको इन 3 प्रॉपर्टीज के नाम पता चल जाएं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम इस स्लाइड में पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। ये कहती है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको बस उन सभी चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड करना है। अलजेब्रिक सम का मतलब है कि आपको उनके साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिस्टम में +2 कूलम, -5 कूलम और +4 कूलम चार्ज है तो टोटल चार्ज होगा 2 - 5 + 4 = +1 कूलम। सिंपल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि टोटल चार्ज निकालने के लिए इंडिविजुअल चार्जेस को उनके साइन के साथ सिंपली ऐड किया जाता है।
अब हम इस स्लाइड में दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व्ड रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल शब्दों में, आप चार्ज को ना तो पैदा कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। जब आप कांच की रॉड को सिल्क से रगड़ते हो तो नया चार्ज नहीं बनता, बस कुछ इलेक्ट्रॉन्स रॉड से निकलकर सिल्क पर चले जाते हैं। इससे रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क पर आ जाता है। टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम इस स्लाइड में तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि नेचर में आपको चार्ज किसी भी रैंडम वैल्यू में नहीं मिल सकता। चार्ज हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स यानी फिक्स्ड बंडल्स में ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है। सबसे छोटा चार्ज जो आजाद रूप से एग्जिस्ट कर सकता है वो है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इस बेसिक यूनिट ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। मतलब चार्ज 1e, 2e, 10e या -5e हो सकता है, पर कभी भी 2.5e या 0.3e जैसा नहीं हो सकता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चार्ज एग्जिस्ट्स इन डिस्क्रीट पैकेट्स व्हिच आर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। अब हम इस स्लाइड में क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, ये है Q इक्वल्स NE। इस सिंपल से फॉर्मूला में Q है किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज, E है वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है N। ये N हमेशा एक इंटीजर होगा, यानी 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। N कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता। इस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि किसी भी बॉडी पर चार्ज Q हमेशा N टाइम्स E होता है, वेयर N इज एन इंटीजर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, कूलम्स लॉ। हमने ये तो सीख लिया कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, पर सवाल ये है कि कितने फोर्स से। इस कितने का जवाब देता है कूलम्स लॉ। ये एक मास्टर फॉर्मूला है जो हमें दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को क्वांटिटेटिवली यानी न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना सिखाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब उस लॉ को पढ़ने जा रहे हैं जो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को क्वांटिटेटिवली बताता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। लॉ को पढ़ने से पहले उस साइंटिस्ट को जानते हैं जिनके नाम पर ये लॉ है। ये है चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉन्ग, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट। 1785 में उन्होंने बहुत ही डेलिकेट एक्सपेरिमेंट्स करके दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को एक्यूरेटली मेजर किया और उसका फॉर्मूला दिया। उन्हीं के आदर में इस लॉ को कूलम्स लॉ कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम उस साइंटिस्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं जिनके काम पर ये पूरा सेक्शन बेस्ड है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कूलम के एक्सपेरिमेंट्स का आसान शब्दों में रिजल्ट है। इसमें दो बातें हैं। पहली कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। दूसरी बात कि फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इन्हीं दो ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर बनता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फॉर्मूला आने से पहले उसके पीछे का कंसेप्चुअल स्टेटमेंट समझ लें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये है हमारा मास्टर फॉर्मूला, F इक्वल्स K टाइम्स मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू बताता है। यहाँ F फोर्स है, Q1 और Q2 चार्जेस है, R उनके बीच का डिस्टेंस है और K एक कांस्टेंट है। चार्जेस के आगे जो दो सीधी लाइंस हैं वो मॉडुलस का साइन है। इसका मतलब है कि फॉर्मूला यूज करते वक्त हमें चार्जेस का साइन प्लस या माइनस नहीं लेना, सिर्फ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। डायरेक्शन हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप कूलम्स लॉ का मेन मैथमेटिकल फॉर्म याद कर लें। अब हम इस स्लाइड में इस फॉर्मूला के हर पार्ट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट K है उसकी फुल फॉर्म होती है 1/4πε0। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें याद रखें फोर्स F न्यूटन्स में होगा, चार्जेस Q1 Q2 कूलम्स में और डिस्टेंस R हमेशा मीटर्स में। अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है तो पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, ये कॉमन मिस्टेक है। अब ये नया सिंबल ε0 ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻12 होती है, लेकिन कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम पूरे कांस्टेंट K यानी 1/4πε0 की वैल्यू सीधे 9 × 10⁻9 यूज करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको फॉर्मूला की हर सिंबल, उसकी वैल्यू और उसकी SI यूनिट का अच्छे से पता। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। ये डायग्राम वही समझा रहा है। अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, जैसे दोनों पॉजिटिव, तो देखिए F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एक दूसरे से दूर की तरफ हैं, यानी रिपल्शन। और अगर अनलाइक चार्जेस होते तो ये एरोज अंदर की तरफ होते। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, ये फोर्स हमेशा उस लाइन के अलॉन्ग लगता है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट्स डायरेक्शन इज क्रूशियल, व्हिच दिस डायग्राम परफेक्टली इलस्ट्रेट्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। कूलम्स लॉ दो चार्जेस के लिए तो आसान है, पर सोचिए अगर किसी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस हों, 3, 4 या n चार्जेस, तब किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? यही प्रॉब्लम हम इस आखिरी सेक्शन में सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब कूलम्स लॉ को दो से ज्यादा चार्जेस वाले सिस्टम पर अप्लाई करना सीखेंगे। अब हम इस स्लाइड में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको किसी एक चार्ज, मान लीजिए चार्ज Q1 पर नेट फोर्स निकालना है तो आप पहले Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स F12 निकालो, फिर Q3 की वजह से Q1 पर फोर्स F13 निकालो एंड सो ऑन, और आखिर में इन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स जैसे F12 तीसरे चार्ज Q3 के होने या ना होने से अफेक्ट नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंट।
तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि नेट फोर्स निकालने के लिए हम इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम करते हैं। अब हम इस स्लाइड में एक चैलेंज प्रॉब्लम देखेंगे ताकि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकें। सवाल ध्यान से देखिए, आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड की लेंथ L है। इसके तीनों कॉर्नर्स पर सेम चार्ज Q रखा है। अब इस ट्रायंगल के सेंटर में, जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, एक टेस्ट चार्ज Q रखा है। सवाल है कि इस सेंटर वाले चार्ज Q पर टोटल यानी नेट फोर्स कितना लगेगा। हिंट, आपको तीनों कॉर्नर वाले चार्जेस की वजह से Q पर लगने वाले 3 फोर्सेस को अलग अलग निकालना होगा और फिर उनका वेक्टर सम करना होगा। थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी, ट्राई जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। सोचो जरा, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और आप एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके पास लाना चाहते हो। हम सब जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट, उस धक्के के खिलाफ आपको जोर लगाकर यानी वर्क करके उस चार्ज को पास लाना पड़ेगा। सवाल ये उठता है, ये जो आपने मेहनत की, जो वर्क किया, वो एनर्जी आखिर गई कहाँ? क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो स्टोर हुई होगी ना। बस इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चार्जेस को मूव करने में जो हम वर्क करते हैं वो वेस्ट नहीं होता, बल्कि सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। देखिए, फिजिक्स में कुछ भी एकदम नया नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपको क्लास 11 से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद है? जब हम किसी बॉल को जमीन से ऊपर उठाते थे तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते थे और वो वर्क उस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था। बिल्कुल वही चीज अब हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, बस नाम बदल गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्क क्या है? क्लास 11 में फोर्स 2 मासेस के बीच था जो हमेशा अट्रैक्टिव होता था। यहाँ क्लास 12 में फोर्स 2 चार्जेस के बीच है जो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। वहां हम वर्क करते थे ग्रेविटी के अगेंस्ट, यहाँ हम वर्क करेंगे कूलम्ब्स फोर्स के अगेंस्ट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्लास 11 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का था, बस फोर्सेस और ऑब्जेक्ट्स अलग हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम से समझते हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q जो ओरिजिन पर रखा है। मान लो ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज स्मॉल q उसको पॉइंट R से पॉइंट P तक ला रहे हैं। अब क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो कैपिटल Q स्मॉल q को बाहर की तरफ रिपेल करेगा एक इलेक्ट्रिक फोर्स Fe से, लेकिन हम तो उसे पास लाना चाहते हैं, इसलिए हमें बाहर से इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स Fxt लगाना पड़ेगा। यही एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वही इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज लाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जिसे हम डेल्टा U से लिखते हैं, क्या है? ये वो वर्क है जो एक एक्सटर्नल फोर्स करती है किसी चार्ज Q को पॉइंट R से पॉइंट P तक मूव करने में। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है बच्चों, विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम चार्ज को इतना धीरे धीरे, इतना आराम से मूव कर रहे हैं कि उसकी स्पीड चेंज ना हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। फॉर्मूला देखिए, डेल्टा U का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P यानी UP माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R यानी UR। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है WRP के, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R टू P। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे तक बिना एक्सेलरेट किए मूव करने में किए गए एक्सटर्नल वर्क के बराबर होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया जाता है और हमारी खुशकिस्मती है कि जो कूलम्ब्स फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब आप चार्ज को R से P तक सीधे ले जाओ या घुमा कर ले जाओ, वर्क डन सेम रहेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जहां हम एनर्जी को जीरो मान सकें। अपनी सहूलियत के लिए फिजिक्स में हम इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, यानी जब चार्जेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हों तो हम मानते हैं कि उनके बीच कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यानी जीरो है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कूलम फोर्स कंजर्वेटिव है, इसलिए वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है और हम इन्फिनिटी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मानते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो पिछले कॉन्सेप्ट से बहुत गहरा जुड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। बच्चे अक्सर पोटेंशियल एनर्जी U और पोटेंशियल V में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझो इनके बीच का फर्क। पोटेंशियल V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सोचो, अगर आप एक +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाते हो तो जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट P का पोटेंशियल कहलाएगा। फॉर्मूला देखो, Vp बराबर है W इन्फिनिटी P डिवाइडेड बाय Q। हमने टोटल वर्क को टेस्ट चार्ज Q से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पोटेंशियल अब टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये उस पॉइंट की प्रॉपर्टी बन गया जो सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पोटेंशियल किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज U/Q के बराबर होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अब हमने पोटेंशियल को डिफाइन तो कर लिया है, अब वक्त है उसका फॉर्मूला डिराइव करने का। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा गोल क्या है? एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q की वजह से उससे R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन निकालना। इसके लिए हम पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन ही यूज करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझिए बिल्कुल लॉजिक से। स्टेप 1, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। मान लो रास्ते में हम किसी पॉइंट P पर है जो Q से R डैश डिस्टेंस पर है। उस जगह पर Q इस यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा? सिंपल कूलम्स लॉ से F = 1 × Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R डैश स्क्वायर। स्टेप 2, अब इस चार्ज को एक छोटू सा डिस्टेंस dr डैश आगे मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क डन dw होगा F.dr, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं dw = -F.dr। ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स F चार्ज को बाहर धकेल रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट dr अंदर की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। स्टेप 3,
टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। हम इस छोटे से वर्क dw को इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स क्या होंगी? हम चार्ज को कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहां तक ला रहे हैं? पॉइंट r तक। तो हमारी लिमिट्स होंगी इन्फिनिटी से r तक। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम पहले फोर्स निकालते हैं, फिर स्मॉल वर्क और फिर उसको इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है ये फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको अपनी फॉर्मूला शीट में हाईलाइट कर लीजिए। किसी भी पॉइंट चार्ज q से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है v of r = 1/4πε0 × q / r। यहाँ q सोर्स चार्ज है जिसे साइन के साथ रखना है, r डिस्टेंस है और ε0 स्पेस की परमिटिविटी है। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट्स या v। गौर से देखिए, पोटेंशियल सिर्फ r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये ग्राफ बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। इस ग्राफ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का वेरिएशन देख रहे हैं डिस्टेंस r के साथ। y एक्सिस पर E और V है और x एक्सिस पर r है। आपको दो कर्व्स दिख रहे होंगे। जो ब्लू वाला कर्व है वो पोटेंशियल का है, हमने अभी देखा V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और जो ब्लैक वाला थोड़ा स्टीप कर्व है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आप साफ देख सकते हो कि ब्लैक कर्व E ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के कंपैरिजन में बहुत तेजी से कम होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पोटेंशियल 1/r के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के साथ बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। पिछली स्लाइड के ग्राफ को याद रखने का यह सबसे आसान तरीका है। इस टेबल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/r²। वहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/r। इसलिए दूर जाने पर फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल से ज्यादा तेजी से जीरो की तरफ जाती है। ये छोटा सा डिफरेंस है, पर इस पर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² और पोटेंशियल 1/r की डिस्टेंस डिपेंडेंसी अलग अलग है। फील्ड पोटेंशियल से ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अभी तक हमने एक अकेले पॉइंट चार्ज की कहानी सुनी, लेकिन असली दुनिया में चार्जेस अक्सर सिस्टम में मिलते हैं। तो चलिए सबसे सिंपल सिस्टम की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद है ना डाइपोल क्या था? दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जो एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड हों। अब हम देखेंगे कि इस डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस डेरिवेशन के लिए पहले इस डायग्राम की ज्योमेट्री को समझना बहुत जरूरी है। देखिए स्क्रीन पर एक डाइपोल है जिसमें -q और +q चार्जेस हैं। इनके बीच का डिस्टेंस 2a है और O इसका सेंटर है। हमें एक जनरल पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट P की पोजीशन कैसे दी गई है? ये डाइपोल के सेंटर O से r डिस्टेंस पर है और डाइपोल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। पॉजिटिव चार्ज से P का डिस्टेंस r1 है और नेगेटिव चार्ज से P का डिस्टेंस r2 है। हम यहाँ सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल दोनों को सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी V total = V + Q + V - Q का यूज करके P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जब हम V + Q और V - Q की वैल्यूज डालते हैं और थोड़ी सी ज्योमेट्री और एक इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन कि पॉइंट P डाइपोल से बहुत दूर है यानी r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a का यूज करते हैं, तो हमें ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होता है V = P cos θ / 4πε0 r²। यहाँ P डाइपोल मोमेंट है यानी Q × 2a। अब यहाँ दो चीजें नोट करने वाली हैं। पहली, पोटेंशियल अब सिर्फ डिस्टेंस r पर नहीं एंगल थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी ओरिएंटेशन मैटर करती है। दूसरी, ये 1/r² के साथ फॉल कर रहा है, 1/r के साथ नहीं जैसा पॉइंट चार्ज में था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक शॉर्ट डाइपोल का पोटेंशियल उसके डाइपोल मोमेंट P और cos θ पर डिपेंड करता है और 1/r² के साथ डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं डाइपोल और पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल में। ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। पहला डिफरेंस, डाइपोल का पोटेंशियल एंगल थीटा पर डिपेंड करता है, जबकि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हर डायरेक्शन में सेम होता है, एंगल पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा डिफरेंस, डाइपोल का पोटेंशियल 1/r² से गिरता है, जो कि पॉइंट चार्ज के 1/r से ज्यादा तेजी से है। और एक सबसे स्पेशल केस, डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर, यानी ऐसी लाइन जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, वहां थीटा 90 डिग्री होता है और क्योंकि cos of 90 0 होता है, इसलिए इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डाइपोल और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिस्टेंस और एंगल के मामले में एक दूसरे से काफी अलग बिहेव करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अभी तक हम पोटेंशियल को फॉर्मूला से समझ रहे थे। अब हम उसको इमेजिन करने का, विजुअलाइज करने का एक नया और बहुत पावरफुल टूल देखेंगे जिसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इमेजिन करने के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनाते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। इक्वी यानी इक्वल, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट होती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप एक चार्ज को इस सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, जीरो वर्क डन। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है W = Q × डेल्टा V। अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस यानी डेल्टा V 0 होगा, इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक कांस्टेंट पोटेंशियल वाली सरफेस है जिस पर चार्ज को मूव करने में हमेशा 0 वर्क डन होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब स्क्रीन पर देखते हैं कि ये सर्फेसेस आखिर दिखती कैसी हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिखाई गई हैं। हम जानते हैं V = kq/r। अगर V को कांस्टेंट रखना है तो R को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, इसलिए एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। अब राइट साइड में देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सर्फेसेस। इनका शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख सकते हैं कि जहां चार्जेस हैं वहां सर्फेसेस एक दूसरे के काफी पास-पास हैं और बीच में दूर-दूर हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अलग-अलग चार्ज सिस्टम्स के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का शेप भी अलग-अलग होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे।
ये 3 प्रॉपर्टीज एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इनको अच्छे से समझ लीजिए। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होता है। क्यों? सोचो, अगर फील्ड का कोई हिस्सा सरफेस के अलोंग होता तो वो चार्ज पर फोर्स लगाता और वर्क करता, पर हमने अभी पढ़ा कि वर्क डन तो 0 होता है, इसलिए फील्ड को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहां ये सरफेसेस पास यानी क्राउडेड होती हैं, और जहां फील्ड वीक होता है वहां दूर। तीसरा, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? अगर वो काटेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल की 2 अलग-अलग वैल्यूज हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पर पोटेंशियल की एक ही वैल्यू हो सकती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन सरफेसेस की प्रॉपर्टी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई चैप्टर 1 में पढ़ा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इस चैप्टर में। हो सकता है आपको लगे कि ये 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, पर सच तो ये है कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनके बीच एक बहुत ही गहरा मैथमेटिकल रिश्ता है, जिसको अब हम एक्सप्लोर करेंगे। इस रिश्ते की मदद से अगर हमें ई पता है तो वी निकाल सकते हैं, और वी पता है तो ई निकाल सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यह है वो मास्टर इक्वेशन, E = -dv/dl। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो टर्म है dv/dl, इसका मतलब है पोटेंशियल का चेंज डिस्टेंस के साथ। इस इक्वेशन का असली मतलब समझिए, ये बहुत ही पावरफुल है। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जहां पोटेंशियल सबसे तेजी से गिर रहा हो, यानी डिक्रीज हो रहा हो। सोचो, अगर पोटेंशियल एक पहाड़ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस तरफ पॉइंट करेगा जिधर सबसे तेज ढलान हो। नेगेटिव साइन यही बताता है, माइनस डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिक्रीज। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डेरिवेटिव के थ्रू जुड़े हुए हैं, और फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉइंट करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। देखिए, हमने लेक्चर शुरू किया था पोटेंशियल एनर्जी से, और अब हम लेक्चर को घुमाकर वापस उसी टॉपिक पर ला रहे हैं। अब जब हमें पोटेंशियल V का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, हम इस नॉलेज को यूज करके एक से ज्यादा चार्ज के सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आता है, जैसे मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स की एनर्जी समझने में। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए सोचते हैं कि एक 2 चार्ज सिस्टम यानी Q1 और Q2 को बनाने में टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। स्टेप 1, हम पहले चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से उसकी जगह पर लाते हैं। कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। क्यों? क्योंकि वहां पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़े, पूरा स्पेस खाली था। स्टेप 2, अब Q1 अपनी जगह पर बैठ गया है तो वो अपने आसपास से पोटेंशियल क्रिएट करेगा। उसकी पोजीशन से r12 दूरी पर पोटेंशियल होगा V1 = k × Q1/r12। स्टेप 3, अब हम दूसरे चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाते हैं। इस बार हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि हम उसे Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट ला रहे हैं। कितना वर्क? हम जानते हैं, W = QV, तो वर्क डन होगा W2 = Q2 × V1। स्टेप 4, यही टोटल वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। तो U = W1 + W2 यानी 0 + Q2 V1। V1 की वैल्यू डालने पर फॉर्मूला बनता है U = 1/4πε0 × Q1 Q2/r12। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम को असेंबल करने में, यानी चार्जेस को इन्फिनिटी से उनकी जगह पर लाने में किए गए टोटल वर्क के बराबर होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों चलिए इस चैप्टर को समराइज करते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से शुरुआत की, फिर हमने पोटेंशियल V का कॉन्सेप्ट समझा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। हमने पॉइंट चार्ज और डायपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला, फिर हमने पोटेंशियल को विजुअलाइज करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को पढ़ा, और आखिर में E और V के बीच का रिलेशन देखा। अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, सोचकर इसका जवाब कमेंट्स में जरूर देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U के बीच सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? इस सवाल से आप इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इस सवाल के थ्रू हम चैप्टर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को पक्का कर लें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, पिछले 2 चैप्टर्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, यानी हम उन चार्जेस की बात कर रहे थे जो रेस्ट पर थे, आराम से एक जगह बैठे हुए थे। लेकिन अब इस चैप्टर में हम इन चार्जेस को रेस्ट नहीं करने देंगे, हम इनको मोशन में लाएंगे, इनको दौड़ाएंगे और देखेंगे कि जब चार्जेस चलना शुरू करते हैं तो क्या क्या होता है। तो तैयार हो जाइए चार्जेस इन मोशन की दुनिया में एंटर करने के लिए। अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर का रोड मैप देखेंगे। देखो, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि करंट असल में है क्या, चार्जेस इन मोशन का मतलब क्या है। फिर हम कंडक्टर्स के अंदर झांककर देखेंगे कि आखिर इनके अंदर करंट चलता कैसे है। उसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ, जिसे हम द गोल्डन रूल भी कहते हैं। फिर हम और भी डीप जाएंगे इलेक्ट्रॉन के लेवल पर और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मजा तो तब आएगा जब हम इस माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट से ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। और फाइनली हम ये भी देखेंगे कि ये गोल्डन रूल हमेशा काम नहीं करता, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो एक पूरी जर्नी है फ्रॉम बेसिक्स टू द एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। अब हम इस स्लाइड में अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, करंट, चार्जेस इन मोशन। जैसा कि नाम से ही साफ है, अब हमारा फोकस स्टैटिक चार्जेस से हटकर मूविंग चार्जेस पर आ गया है। याद रखिए, चैप्टर 1 और 2 में चार्जेस रेस्ट पर थे। अब जब वही चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो एक मेटल वायर के अंदर हो या आसमान में बिजली के रूप में, उसी फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अब सवाल यह है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसे डिफाइन करते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि करंट हमेशा एक जैसा नहीं होता। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ 2 तरह के करंट को कंपेयर किया गया है। लेफ्ट साइड पर है अनस्टेडी करंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइटनिंग, यानी आसमानी बिजली। ये करंट अचानक से आता है बहुत ही कम टाइम के लिए, और इसमें अचानक से बहुत सारा चार्ज क्लाउड से जमीन की तरफ फ्लो कर जाता है। ये एक सडन फ्लो है। अब राइट साइड पर देखिए, ये है स्टेडी करंट। ये वो करंट है जो हमारे टॉर्च के सेल से या रिमोट के सेल से मिलता है। ये कंटिन्यूअस और स्मूथ फ्लो है, बिल्कुल जैसे एक शांत नदी में पानी लगातार बहता रहता है। इस चैप्टर में बच्चों हमारा पूरा फोकस इसी स्टेडी करंट पर रहेगा। अब हम इस स्लाइड में इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन कहती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। चलो इसको आसान शब्दों में तोड़ते हैं। पहला पार्ट है रेट ऑफ फ्लो। फिजिक्स में जहां भी रेट शब्द आता है, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितने टाइम में कोई चीज हो रही है। दूसरा पार्ट है नेट चार्ज, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। इमेजिन करो कि आपके पास एक वायर है और आपने उसे बीच से काट दिया। जो काटा हुआ हिस्सा आपको दिखेगा वो सर्कुलर एरिया, उसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितना नेट चार्ज गुजर रहा है, उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हम इस स्लाइड में करंट का फॉर्मूला देखेंगे। जो डेफिनेशन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी, उसी का मैथमेटिकल फॉर्म है ये।
I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला स्टेडी करंट के लिए वैलिड है। यहाँ पर I करंट को रिप्रेजेंट करता है, Q उस नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है जो क्रॉस सेक्शन से पास हुआ है, और T उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जितने टाइम में वो चार्ज पास हुआ। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत फंडामेंटल है, इसको हमेशा याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हम इस स्लाइड में अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, हाउ कंडक्टर्स कैरी करंट। हम सब जानते हैं कि मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक या रबर नहीं करते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मेटल्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें कंडक्टर बनाती है? इसी क्यों का जवाब हम इस सेक्शन में ढूंढने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में समझेंगे कि मेटल्स कंडक्ट क्यों करते हैं। ध्यान से देखिए, मेटल्स के अंदर एटम्स बहुत पास टाइटली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से जो सबसे बाहर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो अपने पेरेंट एटम से आजाद हो जाते हैं। उनका एटम से लगाव कम हो जाता है। इन्हीं आजाद इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के असली हीरो हैं। ये पूरे मेटल के अंदर कहीं भी घूमने के लिए आजाद होते हैं, जबकि इंसुलेटर्स में ऐसी कहानी नहीं है। वहां सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम से बहुत टाइटली बंधे होते हैं, वो घूम नहीं सकते। यही बेसिक फर्क है एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर में। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब क्या होता है। तो सोचो, एक कॉपर की वायर आपके टेबल पर रखी है, उसके अंदर लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या वो शांत बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। रूम टेम्परेचर की वजह से उनके पास थर्मल एनर्जी है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक कमरे में बंद गैस के मॉलिक्यूल्स। लेकिन उनका मोशन इतना रैंडम है कि अगर एक सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन राइट साइड जाते हैं तो अचानक उतने ही 1000 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड भी चले जाते हैं। इसलिए अगर हम सबकी वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो एवरेज वेलोसिटी 0 आती है, और जब नेट मूवमेंट ही 0 है तो नेट करंट भी 0 होगा। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि करंट फ्लो कराने के लिए क्या जरूरी है। तो अगर हमें उन रैंडम घूम रहे इलेक्ट्रॉन से करंट चाहिए तो हमें उन सबको एक ही डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा। और ये धक्का कौन देता है? ये काम करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है एक सेल या बैटरी से। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक बैटरी वायर के दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, जो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इस फोर्स की वजह से उनका रैंडम मोशन अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बायस्ड हो जाता है, और हमें एक स्टेडी करंट मिलता है। अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करेंगे, ओम्स लॉ, जिसे हम द गोल्डन रूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आगे आप जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे, उन सबकी फाउंडेशन यही लॉ है। ये लॉ बेसिकली 3 चीजों के बीच का रिश्ता बताता है, वोल्टेज जिसे हम V से लिखते हैं, करंट जिसे I से लिखते हैं, और एक नई चीज रेजिस्टेंस जिसे R से लिखते हैं। अब हम इस स्लाइड में ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे, ध्यान से सुनिए। ये लॉ कहता है कि किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो उसमें फ्लो हो रहे करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सीधा सा मतलब है, आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है जिसे स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। मतलब जब तक कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा कांस्टेंट है, तभी तक ये लॉ वैलिड। अब हम इस स्लाइड में ओम्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे। हमने पिछली स्लाइड में कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर वो कांस्टेंट है R। तो इक्वेशन बन जाती है V इज इक्वल टू I टाइम्स R। इस R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम, और इसका सिंबल है ये ग्रीक लेटर ओमेगा। ये इक्वेशन V इज इक्वल टू IR इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R 3 चीजों पर डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला है R इक्वल्स रो L बाय A। इसमें L है कंडक्टर की लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वायर जितनी लंबी होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। A है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी उसकी मोटाई। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वायर जितनी मोटी होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और ये जो सिंबल है रो, जिसे रो कहते हैं, ये है रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग, एल्यूमिनियम की अलग। अब हम इस स्लाइड में एक नए सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, इनसाइड द वायर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। अभी तक हमने जो भी बात की वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर की। अब हम एक माइक्रोस्कोप लेकर वायर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी इलेक्ट्रॉन के लेवल पर आखिर हो क्या रहा है। करंट की जो असली कहानी है वो अब यहाँ से शुरू होगी। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। अब हम इस स्लाइड में इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में रैंडमली इधर उधर टकरा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी लगाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया, अब देखिए क्या होता है। फील्ड हर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, पर बेचारा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक्सेलरेट होता ही है कि आगे बैठे पॉजिटिव आयन से टकरा जाता है और रुक जाता है, फिर से एक्सेलरेट होता है, फिर टकराता है। इस चक्कर में वो तेजी से भाग तो नहीं पाता, लेकिन हर टक्कर के बाद वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में सरक जाता है, यानी ड्रिफ्ट हो जाता है। इसी धीमे से सरकने को ही हम ड्रिफ्ट कहते हैं। अब हम इस स्लाइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखेंगे। इसे हम V के नीचे छोटा सा d लगाकर VD से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन कहती है ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं जब उन पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। यहाँ एवरेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज सरकने वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और ये वेलोसिटी बहुत बहुत कम होती है। अब हम इस स्लाइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखेंगे। ये फॉर्मूला है VD इक्वल्स EE टाउ बाय m। चलिए इसके हर टर्म को समझते हैं। E है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और m है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। E है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और यहाँ एक नया टर्म है टाउ, जिसे हम टाउ कहते हैं। इसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल है, मतलब एक टक्कर के बाद अगली टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन को ऑन एन एवरेज कितना रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट देखेंगे।
एक टिपिकल कॉपर वायर जिसमें थोड़ा ठीक ठाक करंट फ्लो हो रहा हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होती है अंदाजा लगा सकते हो? उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है लगभग 1.1 मिलीमीटर्स पर सेकंड। हाँ, आपने सही सुना, मिलीमीटर्स पर सेकंड। ये तो एक चींटी यानी एंट की स्पीड से भी कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स करंट बना रहे हैं वो इतना धीरे चलते हैं, है ना अजीब? अब हम इस स्लाइड में इस स्लो ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करेंगे। वो जो स्लो स्पीड थी 1 mm पर सेकंड, वो थी ड्रिफ्ट स्पीड, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम थर्मल स्पीड होती है जिससे वो इधर उधर भागते रहते हैं, वो लगभग 200 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रॉन 200 मीटर पर सेकंड की तूफानी स्पीड से इधर उधर भाग रहा है और उसी वक्त वो 1 mm पर सेकंड की कछुए वाली स्पीड से आगे भी सरक रहा है। अब हम इस स्लाइड में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इतना स्लो चलता है तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब तुरंत कैसे जल जाता है? इलेक्ट्रॉन को तो स्विच से बल्ब तक पहुंचने में घंटे लगने चाहिए। इसका जवाब है इस नंबर में, स्पीड ऑफ लाइट। देखो, होता क्या है कि बल्ब को जलने के लिए स्विच के पास वाले इलेक्ट्रॉन का बल्ब तक आना जरूरी नहीं है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, करंट ऑन हो जाओगा जो सिग्नल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पूरे वायर में लाइट की स्पीड से फैल जाता है और जैसे ही ये सिग्नल हर जगह पहुंचता है, वायर के हर हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक साथ अपनी अपनी जगह से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए बल्ब इंस्टेंटली ऑन होता है। अब हम इस स्लाइड में एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, डिराइविंग ओम्स लॉ। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोपिक कहानी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ लिया है, तो अब टाइम आ गया है कि हम इस माइक्रोस्कोपिक नॉलेज को मैक्रोस्कोपिक लॉ यानी ओम्स लॉ से कनेक्ट करें। हम अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस स्लाइड में डेरिवेशन के स्टेप्स देखेंगे, घबराना नहीं, ये बहुत लॉजिकल है। हम शुरू करेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से, जो है I = NaEVD। यहाँ n है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर इस इक्वेशन में हम Vd की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी। इससे हमें करंट डेंसिटी J जो कि I/A होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच एक रिलेशन मिलेगा और हम प्रूव कर देंगे कि J इज प्रोपोर्शनल टू E, जो कि ओम्स लॉ का ही दूसरा रूप है। अब हम इस स्लाइड में डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट देखेंगे। जब हम सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम इस इक्वेशन पर पहुंचते हैं, J = NE² τ/m टाइम्स E। अब इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को ध्यान से देखो, NE τm, ये सारी चीजें एक गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती हैं। तो इस पूरे कांस्टेंट टर्म को हम एक नया नाम दे देते हैं सिग्मा, जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो इक्वेशन बन जाती है J = σE। यही ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। अब हम इस स्लाइड में अपने चैप्टर के आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, व्हेन ओम्स लॉ फेल्स। देखिए, हमने ओम्स लॉ को गोल्डन रूल कहा, पर फिजिक्स में अक्सर रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं। ऐसे बहुत से मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, और आजकल की सारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हीं नॉन ओमिक डिवाइसेस पर बेस्ड है। अब हम इस स्लाइड में एक ओमिक कंडक्टर का ग्राफ देखेंगे। इसे हम गुड स्टूडेंट कह सकते हैं क्योंकि ये ओम्स लॉ को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करता है, जैसे एक सिंपल मेटल वायर। अगर हम इसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाएं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो ओरिजिन से पास होती है। ये VI ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना ही इस बात का सबूत है कि डिवाइस ओमिक है, और इस लाइन का जो स्लोप होता है V/I, वो हमें रेजिस्टेंस R की वैल्यू देता है। अब हम इस स्लाइड में एक नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ देखेंगे, जिसका एग्जांपल है सेमीकंडक्टर डायोड। ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह बिहेव करता है। इसका VI ग्राफ देखिए, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है। जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है, जिसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, तो करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज को नेगेटिव करते हैं यानी रिवर्स बायस, तो करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्शन में अलग अलग है। ये क्लियरली ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। अब हम इस स्लाइड में एक और नॉन ओमिक मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ देखेंगे। ये तो और भी अजीब बिहेव करता है। इसका VI ग्राफ देखो, शुरू में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर हम वोल्टेज को और बढ़ाएं तो करंट बढ़ने की जगह घटने लगता है। ये तो ओम्स लॉ का बिल्कुल उल्टा हो गया। इस रीजन को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। तो साफ है कि ये भी नॉन ओमिक है। तो इस चैप्टर को हम इस सवाल के साथ एंड करते हैं जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। सवाल यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इतनी धीमी स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं तो स्विच ऑन करते ही बल्ब या फैन तुरंत कैसे ऑन हो जाता है? हमने इसका जवाब इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में फिर से सोचें और अपना जवाब आसान शब्दों में नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आज का चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये हमारा आज का रोड मैप है। हम ऑर्स्टेड्स की डिस्कवरी से शुरू करके लोरेंट्ज फोर्स, पार्टिकल मोशन और बायोट-सावर्ट लॉ तक जाएंगे और एंड में एक करंट लूप की फील्ड भी निकालेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। सेक्शन 1, ऑर्स्टेड्स डिस्कवरी। यहाँ से ही मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी। पहले लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को। 1820 में इन्होंने एक लेक्चर के दौरान गलती से एक बहुत बड़ी चीज डिस्कवर कर ली थी। उनके पास एक सर्किट था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था और पास में ही एक कंपास रखा था। जैसे ही उन्होंने करंट ऑन किया, कंपास की सुई हिल गई। यही वो मोमेंट था जिसने फिजिक्स की दुनिया बदल दी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम उस साइंटिस्ट को पहचाने जिन्होंने ये कहानी शुरू की। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि जब एक वायर से करंट पास होता है तो पास रखी कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिगर ए में करंट बाहर आ रहा है, जिसे हम डॉट से दिखाते हैं। ऐसे सोचो जैसे एक तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको उसकी नोक यानी एक डॉट दिखेगी। अब फिगर बी देखो, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स की यानी करंट अब पेज के अंदर जा रहा है, जिसे हम क्रॉस से दिखाते हैं, जैसे आपसे दूर जाते हुए तीर के पीछे के फेदर्स। तो देखो नीडल की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मूविंग करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये ओर्स्टेड की डिस्कवरी का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। मतलब जहां भी चार्ज मूव करेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। सिंपल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम ओर्स्टेड के कंक्लूजन को हाईलाइट करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। सेक्शन 2, द लॉरेंट्ज फोर्स।
अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर फोर्स भी लगाता होगा, राइट? न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो अब सवाल ये है कितना फोर्स लगाता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम उस मैग्नेटिक फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है लॉरेंस फोर्स की इक्वेशन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फोर्स QE और मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B का वेक्टर सम है। सोचो एक चार्ज ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो उस पर दोनों फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स तो सिंपल है QE, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स है QV क्रॉस B। अब यहाँ V क्रॉस B बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम लॉरेंस फोर्स की कंप्लीट इक्वेशन को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम मैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, फोर्स Q, V और B तीनों पर डिपेंड करता है। दूसरा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं जो हमेशा V और B के परपेंडिकुलर होती है। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर चार्ज रेस्ट पर है यानी V = 0 तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। और आखिरी पॉइंट, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चला यानी थीटा 0 या 180 डिग्री हुआ तब भी फोर्स 0 होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मैग्नेटिक फोर्स की कंडीशंस और प्रॉपर्टीज को क्लियर किया जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला, जिसे T से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन सिंपल है, F = QVB sin थीटा। अगर Q 1 कूलम, V 1 मीटर पर सेकंड, B 1 टेस्ला और थीटा 90 डिग्री हो तो F 1 न्यूटन आएगा। ये एक बड़ी यूनिट है, इसलिए हम कभी कभी छोटी यूनिट गॉस भी यूज करते हैं। याद रखिएगा 1 गॉस = 10⁻⁻4 टेस्ला। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लगभग 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स पता हो। अब हम इस लाइन में ये टॉपिक देखेंगे। एक सिंगल चार्ज के बाद अब हम पूरे करंट कैरिंग वायर पर फोर्स निकालेंगे। अगर वायर की लेंथ L है और इसमें I करंट है तो उस पे लगने वाला फोर्स है F = I L क्रॉस B। यहाँ L एक वेक्टर है जिसकी लेंथ तो वायर की लेंथ के बराबर है और डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होती है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इंडिविजुअल चार्ज से कंडक्टर पर फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, सेक्शन 3, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हमें फोर्स पता है तो देखते हैं कि इस फोर्स की वजह से चार्ज मूव कैसे करता है। उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट, सर्कुलर, कैसा? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लग सकता है बट इट्स वेरी लॉजिकल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए डायग्राम्स को। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, फिगर 4.5, तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। वो पार्टिकल को हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगा, इसलिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है। उसकी स्पीड नहीं बदलती, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। और अगर वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट फील्ड के पैरेलल भी हो, फिगर 4.6, तो पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी। घूमेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से और आगे बढ़ेगा पैरेलल कंपोनेंट की वजह से। इससे एक हेलिकल पाथ बनता है, जैसे एक स्प्रिंग का शेप। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम दो टाइप के मोशन, सर्कुलर और हेलिकल, को विजुअलाइज करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम सर्कुलर पाथ के रेडियस का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, बस मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखना है। मैग्नेटिक फोर्स है QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r। इन दोनों को इक्वल कर दो। QVB = mv²/r। यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला आता है r = mv/qb। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा = qb/m, वो पार्टिकल की स्पीड या एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। लेट्स मूव ऑन। अभी तक हमने देखा कि फील्ड में चार्ज पर फोर्स कितना लगता है। अब हम देखेंगे कि करंट कैरिंग वायर से फील्ड बनता कितना है। और स्टेड ने बताया कि फील्ड बनता है, अब हम निकालेंगे कि कितना बनता है। इसके लिए हम यूज करते हैं बायो-सावर्ट लॉ। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स को क्वांटिफाई करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है बायो-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म। ये लॉ बताता है कि एक छोटे से करंट एलिमेंट IDL की वजह से r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड dB बनेगा। फॉर्मूला है dB = μ0/4π × IDL क्रॉस r/r³। यहाँ म्यू0 को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला मैग्नेटिज्म का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम बायो-सावर्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस डायग्राम में हम बायो-सावर्ट लॉ की ज्योमेट्री देख सकते हैं। एक करंट एलिमेंट IDL है, पॉइंट P r डिस्टेंस पर है। DL और R के बीच का एंगल थीटा है। फील्ड की डायरेक्शन dB इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी राइट हैंड रूल से। आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को DL से R की तरफ कर्ल करो, आपका थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। यहाँ क्रॉस का मतलब है कि फील्ड पेज के अंदर जा रही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इस लॉ के वेक्टर कंपोनेंट्स को विजुअलाइज करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, यानी 1/r² पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कूलम्स लॉ का सोर्स एक स्केलर चार्ज है और फील्ड रेडियल होता है, यानी सोर्स और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। जबकि बायो-सावर्ट लॉ का सोर्स एक वेक्टर IDL है और फील्ड उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। और बायो-सावर्ट लॉ में एंगल पर भी डिपेंडेंसी होती है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स के फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, सेक्शन 5। अब हम बायो-सावर्ट लॉ को एक बहुत ही कॉमन केस, एक सर्कुलर करंट लूप पर अप्लाई करके देखेंगे। देखते हैं इससे रिजल्ट क्या आता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस डायग्राम में देखिए एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है और उसमें I करंट फ्लो कर रहा है। हम उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं।
इसके लिए हम लूप को छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे, हर एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालेंगे और सबकी वजह से जो फील्ड आएगा उसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम प्रॉब्लम को सेटअप करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिक पॉइंट है। आप लूप पर कोई भी एलिमेंट डीएल ले लो, वो उस एलिमेंट से पॉइंट पी तक के वेक्टर आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएल टेंजेंट के अलॉन्ग है और आर उस टेंजेंट से एक प्लेन में है जो उसके परपेंडिकुलर है। इससे बायो-सावर्ट लॉ की कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है क्योंकि साइन थीटा हमेशा 1 हो जाएगा, साइन 90 1। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम कैलकुलेशन के एक की सिंप्लीफिकेशन स्टेप को समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये ऑयरस्टेड ने बताया। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर लोरेंस फोर्स लगाती है जिससे पार्टिकल सर्कुलर या हेलिकल पाथ में घूमता है और बायोट-सावर्ट लॉ से हम उस फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम पूरे चैप्टर को समराइज करें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। आपके लिए एक सवाल, अगर मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ा सकता क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है, तो साइक्लोट्रॉन जैसी मशीन्स जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं पार्टिकल्स को इतना एक्सेलरेट कैसे कर पाती हैं? सोचो इसके बारे में। इसका जवाब हम आगे के टॉपिक्स में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क किया जाए। चैप्टर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो, मैग्नेट्स हर जगह हैं। हमारी अपनी अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और छोटे से छोटी एटम्स भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस चैप्टर में हम इसी फंडामेंटल फोर्स के सारे राज खोलेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। आप सबने ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट स्कूल में जरूर देखा होगा। जब आप एक कागज के नीचे बार मैग्नेट रखते हो और ऊपर से लोहे का बुरादा यानी आयरन फाइलिंग्स छिड़कते हो तो वो इस तरह के सुंदर से पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। ये जो लाइंस हैं जो एक पोल से निकलकर दूसरे पोल तक घूम रही हैं, ये उस इनविजिबल फोर्स फील्ड का एक परफेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो मैग्नेट के चारों तरफ होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, लेकिन ये देखकर कुछ बेसिक सवाल मन में आते हैं। आखिर ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं? मैग्नेट में ऐसा क्या है जो इन आयरन फाइलिंग्स को इतने स्पेसिफिक तरीके से अलाइन होने पर मजबूर कर देता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पैटर्न्स हमें मैग्नेटिज्म के नेचर के बारे में क्या बताते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्ट आई से, जिसमें हम मैग्नेटिज्म के बिल्कुल बेसिक्स कवर करेंगे। ये वो आइडियाज हैं जो हमने बचपन से सुने हैं, लेकिन अब हम उन्हें फिजिक्स के नजरिए से बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। सबसे पहली बात, हमारी अर्थ खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसी वजह से जब आप किसी बार मैग्नेट को धागे से बांधकर आजाद लटकाते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। जो सिरा अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है उसे हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस याद रखो, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। और इससे अगला रूल निकलता है, सेम पोल्स एक दूसरे को धक्का मारते हैं यानी रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। और आखिरी पॉइंट, हम जानते हैं कि हम आयरन और उसके अलॉयज जैसी मटेरियल से मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मैग्नेट्स के बेसिक रूल्स क्या हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस में आप एक अकेला पॉजिटिव चार्ज या एक अकेला नेगेटिव चार्ज ले सकते हो, लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता। आपको कभी भी एक अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं मिल सकता। अगर आप एक बार मैग्नेट को बीच से तोड़ दो तो आपको एक अलग नॉर्थ और एक अलग साउथ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दो नए छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे और दोनों में अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। इन काल्पनिक अकेले पोल्स को मैग्नेटिक मोनोपोल्स कहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो अब आते हैं एक्ट 2 पर। अब देखो, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था तो ये सेक्शन आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है, एकदम केक वॉक। हम देखने वाले हैं कि एक बार मैग्नेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना ज्यादा मिलता जुलता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में आपको एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं और राइट साइड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखा आपने इनमें सिमिलरिटी? ये तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं और ये सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं है, मैथमेटिकली भी इनके फॉर्मूलाज हैरान अंगेज तौर पर सिमिलर होते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये टेबल एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक है, इसको नोट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज में जहां भी आपको कांस्टेंट 1/ε0 1/ε दिखता है, मैग्नेटिज्म के लिए आप उसकी जगह म्यू नॉट लिख सकते हो। जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है वहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B। देखो, टॉर्क का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला सब बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आपको एक सेट के फॉर्मूलाज याद हैं तो आप दूसरे सेट के फॉर्मूलाज आराम से डिराइव कर सकते हो। ऐसा समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म जुड़वा भाई हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के जुड़वा भाई जैसे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए टॉर्क के फॉर्मूले को डिटेल में देखते हैं। टॉर्क जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है MB sin थीटा, जहां थीटा M और B के बीच का एंगल है। तो सोचो, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब sin थीटा की वैल्यू 1 होगी और ये तब होता है जब मैग्नेट फील्ड के परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्रीज पर। और टॉर्क 0 कब होगा? जब sin थीटा 0 हो, मतलब जब मैग्नेट फील्ड के साथ बिल्कुल अलाइंड हो 0 डिग्रीज पर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है U = -m.b। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है तो इसकी वैल्यू होती है -mb cos थीटा। अब फिजिक्स में हर सिस्टम अपनी मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहता है। यहाँ पे एनर्जी मिनिमम तब होगी जब cos थीटा मैक्सिमम होगा यानी 1, और ये होता है 0 डिग्रीज पर जब मैग्नेटिक डाइपोल फील्ड के साथ अलाइन होता है। ये उसकी सबसे स्टेबल पोजीशन है। और सबसे अनस्टेबल पोजीशन वो होगी 180 डिग्रीज पर जब डाइपोल फील्ड के ऑपोजिट अलाइन होगा, क्योंकि तब एनर्जी मैक्सिमम होती है। बिल्कुल इसी वजह से कंपास की सुई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाती है
वो अपनी सबसे कम एनर्जी यानी सबसे स्टेबल स्टेट ढूंढ रही होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन दो फॉर्मूलाज का फिजिकल मीनिंग समझना था। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्ट 3 पर। यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे और उन्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिवाइस से जोड़ेंगे, सोलेनॉइड से। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। पहली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स बनाती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। मैग्नेटिक लाइंस का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। दूसरी, किसी भी पॉइंट पर फील्ड लाइन पर बनाया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तीसरी, जहां लाइंस पास पास होती है वहां फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां लाइंस दूर दूर होती है वहां फील्ड वीक होता है। और आखिरी, जो कि बहुत क्रूशियल है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो काटेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब स्क्रीन पर देखिए, ये एक सोलेनॉइड जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कुछ जानी पहचानी लग रही हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही हैं जैसी हमने थोड़ी देर पहले बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस देखी थी। इसी ऑब्जर्वेशन से एम्पियर ने एक बहुत ही जरूरी हाइपोथेसिस दी कि यूनिवर्स में सारा का सारा मैग्नेटिज्म सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से ही पैदा होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि हम एक बार मैग्नेट को ऐसा सोच सकते हैं कि वो लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक करंट लूप से बना है। हर एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स ये छोटे छोटे करंट लूप्स बनाते हैं। एक मैग्नेट में ये सारे एटॉमिक लेवल करंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और सब मिलकर बिल्कुल एक सोलेनॉइड जैसा बिहेव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये भी बड़े आराम से एक्सप्लेन कर देता है कि मैग्नेट को तोड़ने पर दो छोटे मैग्नेट्स क्यों बनते हैं। आप बस उन एटॉमिक करंट लूप्स के कलेक्शन को दो हिस्सों में बांट देते हो। मतलब एक बार मैग्नेट भेस बदलकर एक सोलेनॉइड ही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अ बार मैग्नेट इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड इन डिस्गाइज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अभी तक हमने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतनी सारी सिमिलैरिटीज देखी हैं, लेकिन अब एक्ट 4 में कहानी में एक ट्विस्ट है। हम उनके बीच का सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस सीखने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जरा सोचिए इस बारे में। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म। उनके सोर्सेज और सिंक्स होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कहां से शुरू होती हैं और कहां खत्म? ये है बड़ा सवाल। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और ये रहा इसका जवाब। गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्फेस से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉसेस लॉ से कंपेयर करो, जहां फ्लक्स सर्फेस के अंदर बंद चार्ज पर डिपेंड करता था। मैग्नेटिज्म के लिए नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म में कोई सोर्सेज या सिंक्स नहीं होते। आप कोई भी क्लोज्ड सरफेस इमेजिन कर लो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर जा रही हैं, 8 ओलेड ल्यूक्स उतनी ही लाइंस उससे बाहर आ रही हैं। नेट रिजल्ट जीरो है। ये इस बात का पक्का मैथमेटिकल प्रूफ है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर लाइंस को शुरू या खत्म करने के लिए कोई सोर्स या सिंक है ही नहीं, तो उनके पास कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि मैग्नेटिज्म में कोई चार्ज जैसी चीज नहीं होती। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी सेक्शन एक्ट वी पर। अभी तक हमने मैग्नेट्स के बारे में बात की। अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं जब उन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ 3 नई क्वांटिटीज समझनी है, H, M और B। इन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सबसे पहले हम एक एक्सटर्नल कॉज अप्लाई करते हैं, जैसे सोलेनॉइड में करंट। इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। फिर इस H के रिस्पॉन्स में मटेरियल के अंदर के एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। मटेरियल के इस रिस्पॉन्स को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन M। और आखिर में मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B, वो टोटल इफेक्ट है। ये एक्सटर्नल कॉज H और इंटरनल रिस्पॉन्स M का जोड़ है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये फॉर्मूलाज उन तीनों क्वांटिटीज को जोड़ते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। पहला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, जो हमने अभी समझा। दूसरा, हम पाते हैं कि मटेरियल का रिस्पॉन्स M एक्सटर्नल कॉज H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो M इज इक्वल टू क्षाई H, जहां छी एक कांस्टेंट है जिसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये बताता है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। और तीसरा, B इज इक्वल टू म्यू H, जहां म्यू मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, जो बताती है कि कोई मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम ससेप्टिबिलिटी यानी क्षय की वैल्यू के बेसिस पर मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जिन मटेरियल्स के लिए क्षय छोटा और पॉजिटिव होता है उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ हल्के से अट्रैक्ट होते हैं। जिन मटेरियल्स के लिए क्षय छोटा और नेगेटिव होता है उन्हें हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड से हल्का सा रिपेल होते हैं और जो रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर है वो सिंपली 1 प्लस क्षय के बराबर होती है। तो किसी मटेरियल का मैग्नेटिक रिस्पॉन्स ही उसकी क्लासिफिकेशन की चाबी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मटेरियल्स को उनके मैग्नेटिक रिस्पॉन्स के बेसिस पर क्लासिफाई करना। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इसे रैप अप करते हैं। अगर आप एक बार मैग्नेट को 2 टुकड़ों में काट दो तो उसकी पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे काटते हैं। अगर आप उसे उसकी लंबाई के परपेंडिकुलर काटते हैं तो नए पोल्स बन जाते हैं, लेकिन जो सिरों की ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ थी वो वैसी ही रहती है। लेकिन क्योंकि लंबाई आधी हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट जो पोल स्ट्रेंथ और लेंथ का प्रोडक्ट है वो भी आधा हो जाएगा। और अगर आप उसे लंबाई के साथ साथ काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ ही आधी हो जाती है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट फिर से आधा हो जाता है। दोनों ही केसेस में आपको 2 नए पूरे मैग्नेट्स मिलते हैं, जो एक बार फिर साबित करता है कि आप एक मोनोपोल को अलग नहीं कर सकते। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर से सबसे जरूरी बात क्या सीखने को मिली, वो ये है सारा मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस से यानी एटॉमिक लेवल पर घूमते हुए करंट से पैदा होता है। और ये करंट्स हमेशा डाइपोल्स बनाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, जो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो कभी भी अकेले मोनोपोल्स नहीं बनाते। यही मैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा सच है।
तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों इसको शॉर्ट में हम EMI भी बोलते हैं और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर के हीरो माइकल फैराडे की एक बहुत ही फेमस बात देखेंगे। जब उन्होंने ये डिस्कवरी की तो किसी ने उनसे पूछा, आपने ये जो डिस्कवर किया है इसका फायदा क्या है, व्हाट इज इट्स यूज? तो उनका जवाब था, व्हाट इज द यूज ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, यानी एक नए पैदा हुए बच्चे का क्या यूज होता है। इसका मतलब ये था कि जैसे हम एक छोटे बच्चे का फ्यूचर पोटेंशियल नहीं जानते वो क्या बनेगा क्या करेगा, वैसे ही एक नई साइंटिफिक डिस्कवरी का पोटेंशियल उस वक्त पता नहीं होता। और देखिए आज हमारी पूरी दुनिया, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, सब कुछ इसी प्रिंसिपल पर चल रही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फंडामेंटल डिस्कवरीज का इंपॉर्टेंस शायद तुरंत न दिखे, लेकिन वो फ्यूचर में दुनिया बदल सकती है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम शुरू करेंगे अ कनेक्टेड वर्ल्ड से, जिसमें हम उस बड़े सवाल को समझेंगे जिसने इस पूरी फील्ड को जन्म दिया। फिर हम ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उसके बाद इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर आएंगे दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ। और आखिर में इन सब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मोशनल EMF को स्टडी करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया आपको चैप्टर का रोड मैप देना था। तो चलिए अब इस स्लाइड से हम अपना पहला सेक्शन शुरू करते हैं, अ कनेक्टेड वर्ल्ड, द बिग क्वेश्चन। देखते हैं कि आखिर वो बड़ा सवाल था क्या। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है पहले सेक्शन को इंट्रोड्यूस करना। अब इस स्लाइड में हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे। देखिए बहुत लंबे टाइम तक साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग फोर्स है और मैग्नेटिज्म एक बिल्कुल अलग फोर्स है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर ओयस्टर्ड और एम्पियर जैसे साइंटिस्ट्स ने एक कमाल की डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये पहली बार था जब इन दोनों फोर्सेस को एक साथ जोड़ा गया था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये डिस्कवर हो चुका था। अब हम इस स्लाइड में उस बिग क्वेश्चन पर आते हैं। पिछली डिस्कवरी से एक नेचुरल सवाल उठा, अगर मूविंग चार्जेस यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो क्या इसका उल्टा, इसका रिवर्स भी सच हो सकता है? क्या हम मूविंग मैग्नेट से या बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं? यही वो सवाल था जिसने उस टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया, और यही हमारे इस चैप्टर का सेंट्रल थीम है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था उस कोर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना जो इस चैप्टर को ड्राइव करेगा। चलिए अब इस स्लाइड से हम शुरू करते हैं अपना दूसरा सेक्शन, द ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि पिछले सवाल का जवाब हाँ कैसे मिला और किन एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है सेकंड सेक्शन की शुरुआत करना। अब इस स्लाइड में हम मिलते हैं इस कहानी के दो हीरोज से। एक तरफ है माइकल फैराडे इंग्लैंड से और दूसरी तरफ जोसेफ हेनरी USA से। सबसे अमेजिंग बात यह है कि लगभग 1830 के आसपास इन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल अलग, इंडिपेंडेंटली इस फिनोमेना को डिस्कवर किया। दोनों ने ही ये प्रूव कर दिया कि हाँ बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हो सकता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था इन दो महान साइंटिस्ट्स को इंट्रोड्यूस करना। अब हम इस स्लाइड में फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। एक कॉइल है C1 जिसे हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। गैल्वेनोमीटर एक सिंपल डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। अब स्टेप 2 में हम एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ तेजी से पुश करते हैं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं रिजल्ट देखिए, गैल्वेनोमीटर की सुई हिल जाती है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है। इसका मतलब साफ है कि सर्किट में करंट बन गया। और एक चीज ऑब्जर्व की गई कि जितनी तेजी से हम मैग्नेट को मूव करते हैं डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होता है, और जैसे ही मैग्नेट को रोक देते हैं डिफ्लेक्शन 0। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होने पर करंट इंड्यूस होता है। अब हम इस स्लाइड में दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस बार फैराडे ने सोचा कि जरूरी है क्या कि हम परमानेंट मैग्नेट ही यूज करें। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो उन्होंने एक दूसरी कॉइल ली C2, उसमें करंट पास किया और उसको C1 के पास या दूर मूव किया, और रिजल्ट बिल्कुल सेम। जैसे ही C2 मूव हुई C1 के गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। इससे ये प्रूव हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स चाहे परमानेंट मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कॉइल, अगर रिलेटिव मोशन है तो करंट इंड्यूस होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकता है। अब इस स्लाइड में हम सबसे इंपॉर्टेंट और माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यहाँ देखिए दोनों कॉइल्स C1 और C2 अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, स्टेशनरी हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। अब हम C2 से कनेक्टेड स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच ऑन किया C1 के गैल्वेनोमीटर में एक छोटा सा मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया और फिर सुई वापस 0 पर आ गई। करंट बस एक पल के लिए बना। फिर जब हमने स्विच को ऑफ किया तो फिर से एक पल के लिए डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे एक जरूरी बात पता चली, असली चीज रिलेटिव मोशन नहीं है, असली चीज है मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। जब हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो C2 का करंट 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0 जाता है, जिससे उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और उसी चेंज के कारण C1 में करंट इंड्यूस होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द रियल कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो चलिए अब इस स्लाइड से हम शुरू करते हैं अपना तीसरा सेक्शन, द की इंग्रेडिएंट मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने अभी समझा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है, लेकिन इस चेंज को नापे कैसे? उसके लिए हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर है क्या। बहुत सिंपल भाषा में मैग्नेटिक फ्लक्स ये बताता है कि किसी दिए गए एरिया से टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था चैप्टर 1 में, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसकी ऐसा यूनिट है वेबर, जिसका सिंबल है WB। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मैग्नेटिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन, नेचर और यूनिट को समझना। अब इस स्लाइड में हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है phi b = B.A, जो कि होता है BA cos थीटा। यहाँ phi b है मैग्नेटिक फ्लक्स, B है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और A है उस सरफेस का एरिया।
लेकिन सबसे जरूरी चीज है थीटा। बच्चों यहाँ अक्सर गलती करते हैं, ध्यान से सुनो। ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड बी और सरफेस के बीच का एंगल नहीं है, ये एंगल है मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर ए के बीच का। और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस बात को हमेशा याद रखना, वरना न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूला को, खासकर एंगल थीटा को ठीक से समझना। तो अब इस स्लाइड से हम शुरू करते हैं अपना चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, द मास्टर रूल यानी फैराडेज लॉ। अब तक हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स देखे उन सबको एक सिंगल मैथमेटिकल लॉ में फैराडे ने बंद कर दिया। चलिए देखते हैं वो लॉ क्या है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है फैराडेज लॉ को इंट्रोड्यूस करना। अब हम इस स्लाइड में फैराडेज लॉ की डेफिनेशन देखेंगे। ये लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड उस सर्किट से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के टाइम रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। इसके दो इंपॉर्टेंट मतलब हैं। पहला, ईएमएफ फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता बल्कि फ्लक्स के चेंज पर डिपेंड करता है। दूसरा, फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा यानी d∅dt जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। स्लो चेंज कम ईएमएफ, फास्ट चेंज ज्यादा ईएमएफ। यही फैराडेज लॉ का कोर है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट को आसान शब्दों में समझना। अब इस स्लाइड में हम फैराडेज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है एप्सिलॉन इक्वल्स माइनस d∅b/dt। यहाँ एप्सिलॉन है इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसका यूनिट वोल्ट्स होता है, d∅b/dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो नेगेटिव साइन है इसका अजीब सा मतलब है जो हम अगले सेक्शन लेंजेज लॉ में समझेंगे। अब अगर हमारी कॉइल में एक टर्न की जगह n टर्न्स हैं तो हर टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होगा और टोटल ईएमएफ n गुना बढ़ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन इक्वल्स माइनस n d∅b/dt। ज्यादा टर्न्स ज्यादा ईएमएफ। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था फैराडेज लॉ के दोनों फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि फ्लक्स को चेंज करने के और इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस करने के क्या तरीके हैं। फॉर्मूला याद कीजिए, phi b = ba cos थीटा। अगर हमें phi b को चेंज करना है तो हम इस फॉर्मूला में से किसी भी चीज को टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। तो पहला तरीका है b यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बदल दो। दूसरा तरीका है a यानी कॉइल के एरिया को बदल दो, जैसे उसे स्ट्रेच या स्क्वीज करके। और तीसरा और सबसे कॉमन तरीका है b और a के बीच के एंगल थीटा को बदलो। ये कैसे होगा? कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दो। हमारे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वो इसी तीसरे प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था फ्लक्स चेंज करने के प्रैक्टिकल तरीकों को समझना। तो अब इस स्लाइड से हम शुरू करते हैं अपना पांचवा सेक्शन, द डायरेक्शन रूल, लेंज लॉ। देखिए, फैराडेज लॉ ने हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो दे दिया, लेकिन उससे बनने वाले करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसका जवाब हमें लेंज लॉ से मिलता है। और फैराडेज के फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन था वो इसी लॉ की वजह से है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है लेंज लॉ को इंट्रोड्यूस करना। अब इस स्लाइड में हम लेंज़ास लॉ की डेफिनेशन देखेंगे। इसको लॉ ऑफ ऑपोजिशन भी कहते हैं, यानी विरोध का नियम। ये लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि वो उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर सके जिसने उसे पैदा किया है। सिंपल शब्दों में, नेचर को बदलाव पसंद नहीं है। अगर आप फ्लक्स बढ़ाओगे तो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाकर उसे कम करने की कोशिश करेगा, और अगर आप फ्लक्स घटाओगे तो इंड्यूस करंट उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आप नॉर्थ पोल को पास ला रहे हो, फ्लक्स बढ़ा रहे हो, तो कॉइल में करंट ऐसे बहेगा कि सामने नॉर्थ पोल बन जाए और वो उसे रिपेल करे यानी अपोज करे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था लेंजेस लॉ का कोर कॉन्सेप्ट समझना। अब इस स्लाइड में हम समझेंगे कि लेंजेस लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक रूप है। सोच के देखिए, अगर लेंजेस लॉ गलत होता यानी पास आने वाला मैग्नेट रिपेल होने की जगह अट्रैक्ट होता, तब तो आप मैग्नेट को हल्का सा धक्का देते और वो खुद ब खुद एक्सेलरेट होता जाता और फ्री में करंट बनता जाता। ये तो फ्री एनर्जी हो गई जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए लेंजेस लॉ सही है। जब मैग्नेट पास आता है वो रिपेल होता है, आपको इस रिपल्शन के खिलाफ जोर लगाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और आपका यही मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी क्रिएट नहीं होती, बस फॉर्म चेंज करती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लेंजेस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो अब इस स्लाइड से हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, एक ही एप्लीकेशन, मोशनल ईएमएफ। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये वो ईएमएफ है जो एक कंडक्टर के मोशन के कारण उसके मैग्नेटिक फील्ड में चलने के कारण पैदा होता है। ये फैराडेज लॉ का एक बहुत ही सीधा साधा और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है मोशनल ईएमएफ को इंट्रोड्यूस करना। अब इस स्लाइड में हम मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। स्टेप 1, मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और वो v वेलोसिटी से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है। स्टेप 2, जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है इसका एरिया बढ़ेगा। मान लो किसी टाइम t पर इसकी लंबाई x है, तो एरिया हो गया A = LX और फ्लक्स हो गया phi = BA = BLX। स्टेप 3, अब फैराडेज लॉ लगा दो। एप्सिलॉन = माइनस d∅/dt। फाई की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन = माइनस d(b)Lx/dt। इसमें b और l तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, बचेगा dx/dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी v। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन = BLV। इसी को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की डेरिवेशन को समझना। अब इस स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज देखते हैं। पहली बात, मोशनल ईएमएफ को हम लॉरेंस फोर्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब कंडक्टर मूव करता है तो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं और उन पर F = QVB फोर्स लगता है, जिससे वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और ईएमएफ बन जाता है। दोनों तरीकों से रिजल्ट BLV ही आता है। लेकिन इस सबसे एक बहुत ही गहरा कंक्लूजन निकलता है जो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। एक टाइम के साथ बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्जेस को मूव करा के करंट बनाता है। इस एक लाइन ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हमेशा के लिए कर दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था फैराडे की डिस्कवरी का असली सिग्निफिकेंस समझना।
तो इस स्लाइड के साथ हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। हमने अभी सीखा कि एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है? इस सवाल के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि इसका जवाब हमें आगे ले जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दुनिया में। तो इस चैप्टर का मेन आइडिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझना। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर, और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल से। कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों है? डीसी डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज करते हम? मतलब जो करंट है वो एक सीधी लाइन में ना चलकर आगे पीछे बैक एंड फोर्थ क्यों फ्लो करता है? आखिर इसका रीजन क्या है? डोंट वरी, इस पूरे चैप्टर में हम इसी क्यू का जवाब ढूंढेंगे और एंड तक आई प्रॉमिस आपको सब समझ आ जाएगा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आखिर इस ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसा क्या खास है। हमने पिछले चैप्टर्स में इतना कुछ डीसी सर्किट्स के बारे में पढ़ा है, सेल्स, बैटरीज सब डीसी थे, तो अचानक से एसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? लेट्स डाइव इनटू द फंडामेंटल्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, यहाँ डीसी और एसी का जो मेन डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ साफ लिखा है। सोचो, डायरेक्ट करंट यानी डीसी एक वन वे रोड की तरह है। ट्रैफिक हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है और कांस्टेंट स्पीड से। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। अब दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। ये एक ऐसी रोड है जिसमें ट्रैफिक पहले आगे जाता है, फिर यू टर्न लेके पीछे आता है, फिर आगे जाता है, अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स करता रहता है, और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहती। वो एक साइन वेव की तरह जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम ऐसे बदलती रहती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डीसी इज कांस्टेंट एंड यूनिडायरेक्शनल व्हाइल एसी कंटिन्यूअसली चेंजेस बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, तो अब सवाल उठता है एसी ही क्यों, डीसी क्यों नहीं? एक जमाने में ना एक वॉर ऑफ करंट्स छिड़ गई थी थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच। एडिसन डीसी को सपोर्ट कर रहे थे और टेस्ला एसी को, और जैसा कि हम जानते हैं जीता कौन? एसी। इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसफॉर्मर्स। एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से हम बहुत आसानी से स्टेप अप यानी बढ़ा सकते हैं और स्टेप डाउन यानी घटा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? सोचो, पावर प्लांट से आपके घर तक बिजली लानी है, बहुत लंबा रास्ता है। अगर हम लो वोल्टेज पे भेजेंगे तो रास्ते में ही सारी एनर्जी हीट लॉस I²R में बर्बाद हो जाएगी। एसी के साथ हम क्या करते हैं? वोल्टेज को बहुत हाई स्टेप अप कर देते हैं, जिससे करंट कम हो जाता है और एनर्जी लॉस भी कम हो जाता है। फिर आपके घर के पास आकर उसे वापस सेफ लेवल तक स्टेप डाउन कर देते हैं। सिंपल। इसी एफिशिएंसी की वजह से आज पूरी दुनिया एसी पर चलती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एसीज एबिलिटी टू बी इजीली ट्रांसफॉर्म फॉर एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज व्हाई इट वन द करंट वॉर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर की कुंडली पर। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ध्यान से देखिए, V = Vm sin ओमेगा t। ये एसी वोल्टेज की लाइफ स्टोरी है। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो छोटा v है, ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, मतलब किसी भी पल, किसी भी टाइम t पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। ये जो Vm है, m फॉर मैक्सिमम, ये है पीक वोल्टेज, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू। इससे ऊपर वोल्टेज नहीं जाएगा। और ये साइन ओमेगा t क्या कर रहा है? यही तो एसी को एसी बना रहा है। यही इसको वेव जैसा नेचर देता है, जो इसे कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव ऑसिलेट कराता है। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो बताता है कि ये ऑसिलेशन कितनी तेजी से हो रहा है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि दिस इक्वेशन मैथमेटिकली डिस्क्राइब्स द साइनसॉइडल नेचर ऑफ एसी वोल्टेज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो हमें एसी वोल्टेज की इक्वेशन समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे? इस एसी वोल्टेज को हम अपने सबसे पुराने, सबसे सिंपल सर्किट कंपोनेंट यानी हमारे दोस्त रेजिस्टर के पास लेके जाते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टर इसके साथ कैसा बिहेव करता है। हमारी एनालिसिस एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट से शुरू हो रही है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। एक एसी सोर्स जिसका सिंबल ये सर्कल के अंदर वेव जैसा होता है, उसके साथ एक रेजिस्टर R लगा हुआ है। अब जैसे ही हमें क्लोज लूप दिखता है, हमारे दिमाग की घंटी बजती है। किरचॉफ्स लूप रूल सिंपल है, जितना वोल्टेज सोर्स दे रहा है उतना ही वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। सोर्स का वोल्टेज क्या है? V = Vm sin ओमेगा t। रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? ओम्स लॉ से IR। तो Vm sin ओमेगा t = IR। अब यहां से करंट I निकालना है तो R को दूसरी तरफ भेज दो। I = Vm/R sin ओमेगा t। अब ये जो ब्रैकेट में Vm/R है, ये क्या है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये भी तो करंट ही है। ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जिसे हम Im कहते हैं। तो करंट की फाइनल इक्वेशन क्या बनी? I = Im sin ओमेगा t। देखो, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि यूजिंग ओम्स लॉ वी फाइंड दैट द करंट इन अ रेजिस्टिव सर्किट आल्सो वेरीज साइनसॉइडली जस्ट लाइक द वोल्टेज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब जो हमने मैथ से निकाला उसको पिक्चर में देखते हैं, ग्राफ में। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इसमें वोल्टेज V और करंट I दोनों की वेव्स हैं। क्या दिख रहा है? ये दोनों वेव्स पक्के दोस्त हैं, बिल्कुल हाथ पकड़ के साथ साथ चल रहे हैं। जब वोल्टेज जीरो होता है, करंट भी जीरो। जब वोल्टेज अपने पीक पर पहुंचता है, करंट भी अचानक से अपने पीक पर पहुंच जाता है, साथ में ऊपर साथ में नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी इक्वेशन में साइन ओमेगा t के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इनके बीच कोई आगे पीछे नहीं है। इसी को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है। ये रेजिस्टर का कैरेक्टर है, इसको याद रखना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन अ प्योर रेजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स आर परफेक्टली अलाइंड, मीनिंग दे आर इन फेज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, RMS वैल्यू। एक बात सोचो, एसी करंट एक पूरी साइकिल में जितना पॉजिटिव जाता है उतना ही नेगेटिव जाता है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो क्या आएगा? जीरो। तो क्या इसका मतलब ये है कि एसी से कोई पावर ही कंज्यूम नहीं होती, बल्ब जलेगा ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम हमारे एवरेज निकालने के तरीके में है। याद करो, हीटिंग इफेक्ट यानी पावर होता है P = I²R। अब I चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, I का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो हीट तो प्रोड्यूस होगी। इस इफेक्टिव हीट को मेजर करने के लिए हम एक स्पेशल वैल्यू यूज करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या RMS।
सिंपल शब्दों में IRMS वो कांस्टेंट डीसी करंट है जो उतनी ही हीट पैदा करेगा जितनी हमारा एसी करंट कर रहा है। ये एसी की काम की वैल्यू है और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, IRMS इज इक्वल्स टू IM/√2। बस पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो। तो स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि द RMS वैल्यू गिव्स अस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन एसी करंट इक्विवेलेंट टू अ डीसी करंट इन टर्म्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब इस RMS कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से जोड़ते हैं। हम सबके घरों में जो सप्लाई आती है हम क्या कहते हैं, 220 वोल्ट्स की सप्लाई है। लेकिन ये 220 वोल्ट्स है क्या? ये है उसकी RMS वैल्यू VRMS। ये उसकी पीक या मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है। तो आखिर पीक वोल्टेज है कितना? चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं VRMS इज इक्वल्स टू VM/√2। तो VM क्या हो जाएगा? VM इज इक्वल्स टू VRMS मल्टीप्लाइड बाय √2। चलो 220 को 1.414 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मिलेगा लगभग 311 वोल्ट्स। यस, इसका मतलब आपके घर के सॉकेट्स में जो वोल्टेज है वो एक्चुअली प्लस 311 वोल्ट से माइनस 311 वोल्ट के बीच में तेजी से ऑसिलेट कर रहा है। जो 220V हम बोलते हैं वो उसकी इफेक्टिव या RMS वैल्यू है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि द 220V हाउसहोल्ड सप्लाई इज द RMS वैल्यू एंड द एक्चुअल पीक वोल्टेज इज सिग्निफिकेंटली हायर अराउंड 311 वोल्ट्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, अभी तक तो कहानी सिंपल थी। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे थे। लेकिन आगे जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कोई आगे भागेगा, कोई पीछे रह जाएगा। उनके इस आगे पीछे के रिश्ते को बार बार वेव बनाकर समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम एक बहुत ही पावरफुल विजुअल टूल, एक शॉर्टकट यूज करते हैं जिसे कहते हैं फेजर्स। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, बट एक बार समझ आ गया तो एसी सर्किट्स बहुत आसान हो जाएंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये फेजर है क्या चीज? इमेजिन करो एक वेक्टर है। इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? जितनी हमारी एसी क्वांटिटी की पीक वैल्यू है, यानी VM या IM। अब ये वेक्टर ओरिजिन पर फिक्स्ड है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे घड़ी की सुई उल्टी चल रही हो। किस स्पीड से? हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस घूमते हुए वेक्टर की जो परछाई या प्रोजेक्शन वर्टिकल वाई एक्सिस पर पड़ेगी, वही उस एसी क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू छोटा v या छोटा i होगी। एक चीज जरूर याद रखना, वोल्टेज और करंट एक्चुअल में स्केलर्स हैं, वेक्टर्स नहीं। हम इन रोटेटिंग वेक्टर्स यानी फजर्स का इस्तेमाल सिर्फ उनके फेज रिलेशनशिप को आसानी से विजुअलाइज करने के लिए करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अ फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर हुज वर्टिकल प्रोजेक्शन गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन एसी क्वांटिटी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, इस डायग्राम से फेजर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखो, दो फेजर्स हैं V और I जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब इनकी वर्टिकल एक्सिस पर परछाई को देखो। जब इन परछाइयों को हम टाइम के साथ प्लॉट करते हैं तो राइट साइड में आपको वो जानी पहचानी साइन वेव्स बनती हुई दिख रही हैं। अब याद करो, रेजिस्टर के केस में क्या था? वोल्टेज और करंट इन फेज थे, पक्के दोस्त। तो उनके फेजेस भी देखो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, चिपक के साथ साथ घूम रहे हैं। इनके बीच का एंगल कितना है? 0। तो रेजिस्टर का फेजर डायग्राम बनाना सबसे आसान है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि द रोटेशन ऑफ फेजर्स जनरेट्स द साइन वेव्स एंड फॉर अ रेजिस्टर द V and I फेजर्स रोटेट टुगेदर विद 0 फेज डिफरेंस। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब रेजिस्टर का चैप्टर क्लोज करते हैं और सर्किट में एक नए कैरेक्टर की एंट्री कराते हैं, इंडक्टर। अब इंडक्टर का नेचर कैसा होता है? थोड़ा जिद्दी। वो अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट में किसी भी चेंज को अपोज करता है। उसके पास एक तरह का करंट का इनर्शिया होता है। अब सोचिए, हम इस जिद्दी इंडक्टर के पास एक एसी करंट ले जा रहे हैं जो बेचारा हर पल बदल रहा है। क्या लगता है? जबरदस्त झगड़ा होगा इनके बीच। लेट्स एनालाइज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जैसे रेजिस्टर जो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वैसे ही एक इंडक्टर एसी करंट के फ्लो को जो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल है X sub L और इसका फॉर्मूला है X sub L इज इक्वल टू ओमेगा L। इसमें ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और L है इंडक्टेंस। इस फॉर्मूला से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट जितनी तेजी से अपनी डायरेक्शन बदलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर उतना ही ज्यादा जिद्दी हो जाएगा, उतना ही ज्यादा ऑपोजिशन देगा। इसकी SI यूनिट भी ओम ही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑपोजिशन ऑफ एन इंडक्टर टू एसी करंट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे तो उस झगड़े का रिजल्ट क्या निकला। ये इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको दिमाग में फिट कर लेना। लेफ्ट साइड के फेजर डायग्राम में देखो, वोल्टेज का फेजर V आगे भाग रहा है और करंट का फेजर I उससे ठीक 90 डिग्रीज यानी π/2 पीछे रह गया है। हम कहते हैं कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। अब राइट साइड के ग्राफ को देखो, वही कहानी दिख रही है। वोल्टेज की वेव पहले ही अपने पीक पर पहुंच गई और करंट की वेव बेचारी क्वार्टर साइकिल के बाद उसको फॉलो कर रही है। इंडक्टर में करंट हमेशा वोल्टेज से पीछे चलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन अ प्योर इंडक्टर द करंट ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 और 90 डिग्रीज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, दो कंपोनेंट्स हो गए। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कंपोनेंट पर, कैपेसिटर। डीसी सर्किट्स में हमने क्या पढ़ा था कि कैपेसिटर पहले चार्ज होता है और फिर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, रास्ता बंद। लेकिन एसी के साथ क्या होगा? एसी तो हर पल डायरेक्शन बदल रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में चार्ज होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका वोल्टेज करंट रिलेशनशिप कैसा होगा? चलिए एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट को स्टडी करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। बिल्कुल इंडक्टर की तरह कैपेसिटर भी एसी करंट को एक ऑपोजिशन ऑफर करता है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल है XC और इसका फॉर्मूला देखो, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। ध्यान दो, ये फॉर्मूला इंडक्टर से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम ऑपोजिशन होगा। हाई फ्रीक्वेंसी एसी को कैपेसिटर आराम से पास होने देता है और डीसी के लिए जहां फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 होती है, रिएक्टेंस इनफिनाइट हो जाता है और इसीलिए कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। इसकी SI यूनिट भी ओम ही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन फ्रॉम अ कैपेसिटर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और इसका रिजल्ट इंडक्टर से बिल्कुल उल्टा है। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड के फेजर डायग्राम में इस बार करंट का फेजर I वोल्टेज के फेजर V से 90 डिग्रीज यानी π/2 आगे निकल गया है। हम कहते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज और राइट साइड के ग्राफ में भी वही चीज दिख रही है। करंट की वेव वोल्टेज की वेव से क्वार्टर साइकिल पहले ही अपने पीक पर पहुंच जाती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले करंट फ्लो करता है प्लेट्स तक, तब जाकर उन पर चार्ज और वोल्टेज बिल्डअप होता है। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, एक वर्ड सिविल, सी फॉर कैपेसिटर, आई करंट लीड्स वी वोल्टेज, और इंडक्टर में वी लीड्स आई, बस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन अ प्योर कैपेसिटर द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके बच्चों, अब तक हमने तीनों कैरेक्टर्स रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से अलग अलग मुलाकात कर ली। रेजिस्टर जो इन फेज रहता है, इंडक्टर जो करंट को पीछे धकेलता है, कैपेसिटर जो करंट को आगे खींचता है। अब वक्त आ गया है इस चैप्टर के मेन इवेंट का, जब हम इन तीनों को एक साथ एक ही सीरीज सर्किट में डाल देंगे, दी LCR सर्किट। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, आपको एक LCR सीरीज सर्किट दिख रहा है। एक AC सोर्स है और उसके साथ लाइन में लगे हैं L, C और R। अब क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है, इसका गोल्डन रूल क्या है? करंट सब में सेम रहेगा। जो करंट इंडक्टर से गुजरेगा वही कैपेसिटर से और वही रेजिस्टर से। लेकिन वोल्टेज का क्या? हम जानते हैं कि तीनों कंपोनेंट्स का वोल्टेज के साथ अलग अलग रिश्ता है, तो इन तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग फेज में होगा। यही इस सर्किट की कहानी का ट्विस्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन अ सीरीज LCR सर्किट द करंट इज द सेम थ्रू ऑल कंपोनेंट्स, बट द वोल्टेज अक्रॉस ईच हैज अ डिफरेंट फेज रिलेशनशिप विद दैट करंट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अब यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच का खेल शुरू हो गया है। रस्सी है हमारा करंट, एक तरफ से इंडक्टर उसको पीछे खींच रहा है, कह रहा है लैग करो, दूसरी तरफ से कैपेसिटर उसको आगे खींच रहा है, कह रहा है लीड करो। तो जीतेगा कौन? क्या करंट इंडक्टर की बात मानेगा और लैग करेगा, या कैपेसिटर की बात मानेगा और लीड करेगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि दोनों की ताकत बराबर हो जाए और करंट बेचारे रजिस्टर की तरह इन फेज हो जाए? इस सस्पेंस का जवाब हम ढूंढेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि the LCR सर्किट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैगिंग इफेक्ट ऑफ द इंडक्टर एंड द लीडिंग इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर, एंड वी नीड टू डिटरमिन द फाइनल आउटकम। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक क्विक 1 मिनट का रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1, AC पावर ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट है क्योंकि ट्रांसफार्मर्स इसका वोल्टेज आसानी से बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं साथ साथ। पॉइंट नंबर 3, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से π/2 लैग करता है यानी पीछे रहता है। पॉइंट नंबर 4, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से π/2 लीड करता है यानी आगे रहता है। इसके लिए सिविल याद रखना। और पॉइंट नंबर 5, इन सभी फेज डिफरेंसेस को आसानी से विजुअलाइज करने के लिए हम फेजेस का यूज करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ AC, इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स बिहेवियर विद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स R, L एंड C। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों, ये चैप्टर अकेले में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये फिजिक्स की 3 अलग अलग ब्रांचेस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को एक ब्यूटीफुल थ्योरी में जोड़ देता है। लेट्स बिगिन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इन 5 की एरियाज पर फोकस करेंगे। हम शुरू करेंगे एम्पियर्स लॉ में एक प्रॉब्लम ढूंढने से, फिर देखेंगे कि मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट उसे कैसे सॉल्व करता है। उसके बाद हम EM वेव्स का नेचर, उनका पूरा स्पेक्ट्रम और आखिर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक, अ प्रॉब्लम इन एम्पियर्स लॉ। फिजिक्स में जो लॉज होते हैं उनका कंसिस्टेंट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक जाना माना लॉ, एम्पियर्स लॉ, एक ऐसी सिचुएशन में एक पैराडॉक्स, एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते, कम से कम एक नए आइडिया के बिना तो बिल्कुल नहीं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। फैराडेज लॉ से हम जानते हैं कि एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और नेचर को ना सिमेट्री बहुत पसंद है। तो एक लॉजिकल सवाल उठता है, क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है? ये सवाल इस पूरे चैप्टर की नींव है, इसकी फाउंडेशन है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब ये चार्ज होता है तो एक करंट I फ्लो करता है। चलिए वायर के बाहर एक पॉइंट P पर फोकस करते हैं। हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है। हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ। हम पॉइंट P से गुजरता हुआ एक सर्कुलर लूप बनाते हैं। लॉ लगाइए, इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल्स म्यू नॉट I। सिंपल कैलकुलेशन से हमें B की एक डेफिनेट नॉन जीरो वैल्यू मिल जाती है। यहाँ तक सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एम्पियर्स लॉ कहता है कि आप कोई भी सर्फेस चुन सकते हैं, बस शर्त यह है कि लूप उसकी बाउंड्री हो। तो आप थोड़ा क्रिएटिव होते हैं। एक फ्लैट डिस्क के बजाय स्क्रीन पर दिख रहे एक पॉट शेप सर्फेस को इमेजिन करिए। इसका किनारा यानी रिम वही लूप है, लेकिन इसकी बॉडी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच से गुजर रही है। अब सोचिए इस सर्फेस के थ्रू कितना करंट जा रहा है। तार तो इस सर्फेस को छेद कर नहीं जा रही, तो करंट I 0 हुआ, और अगर I 0 है तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि B को भी 0 होना चाहिए। एक मिनट, क्या एक ही पॉइंट P पर B नॉन जीरो भी है और 0 भी? ये तो एक पैराडॉक्स है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए एक और शेप ट्राई करते हैं पक्का करने के लिए। ये टिफिन बॉक्स जैसा सर्फेस देखो, इसका रिम भी वही लूप है। दोबारा से इस सर्फेस के थ्रू प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्शन करंट यानी चार्ज का फिजिकल फ्लो नहीं है, तो एक बार फिर एम्पियर्स लॉ हमें B0 दे रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि यहाँ पर है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल साफ साफ। एक ही लॉ, एक ही पॉइंट, लेकिन 2 अलग अलग जवाब। B0 नहीं है और B0 है, ये फिजिकली हो ही नहीं सकता। इसका एक ही मतलब हो सकता है, एम्पियर्स लॉ जैसा हम उसे जानते हैं वो अधूरा है, कुछ तो मिसिंग है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो इस पहेली को कौन सुलझाता है? एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की। वो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश करते हैं, वो मिसिंग पीस जिसे वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये एक आइडिया न सिर्फ एम्पियर्स लॉ को ठीक करेगा बल्कि फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की उस जगह को देखा जहां कंडक्शन करंट 0 था, और उन्होंने सोचा ये जगह खाली नहीं है, यहाँ कुछ हो रहा है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, वो स्ट्रांग हो रहा है। मैक्सवेल का जीनियस इस बात में था कि उन्होंने प्रपोज किया कि ये बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने में उतना ही काबिल है जितना कि एक असली करंट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, और मैक्सवेल ने इस इफेक्ट को एक नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट या ID। अब ये बहुत जरूरी है। ये करंट असली चार्जेस के फ्लो से नहीं बनता। ये एक ऐसा करंट है जो स्पेस में सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक रेगुलर करंट की जैसा ही है। ये एक वर्चुअल करंट जैसा है जो एक असली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है।
अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये रहा इसके पीछे का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट ID बराबर है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt। चलो इसको आसान बनाते हैं। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन तो एक कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, असली चीज है d phi e by dt। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सोचो, फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस जो एक एरिया से गुजर रही हैं, तो d phi by dt का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी तेजी से बदल रही हैं। जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इस नए आइडिया के साथ हम आखिरकार एम्पियर्स लॉ को ठीक कर सकते हैं। स्क्रीन पर इसका मॉडिफाइड वर्जन देखिए, जिसे अब एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहते हैं। राइट साइड में अब दोनों करंट हैं, IC रेगुलर कंडक्शन करंट और ID हमारा नया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अपने कैपेसिटर वाले केस पर वापस सोचो। तार के बाहर ID 0 है लेकिन IC है, प्लेट्स के बीच में IC 0 है लेकिन बदलता हुआ ई फील्ड एक नॉन जीरो ID बनाता है और पता चलता है कि IC और ID बिल्कुल बराबर होते हैं, तो टोटल करंट हमेशा सेम रहता है और हमारा पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है। ये लॉ अब कंसिस्टेंट है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, लेकिन एक पैराडॉक्स को ठीक करना मैक्सवेल के काम का सबसे बड़ा रिजल्ट नहीं था। ये आइडिया कि एक बदलता हुआ ई फील्ड एक बी फील्ड बनाता है, इसने एक ऐसी चीज की भविष्यवाणी की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये EM वेव्स बनती कैसे हैं, चलिए रिवाइज करते हैं। एक रुका हुआ चार्ज सिर्फ एक ई फील्ड बनाता है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज यानी एक स्टेडी करंट एक बी फील्ड बनाता है। लेकिन एक वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस जो आगे बढ़ती है, बनाने के लिए आपको चीजों को हिलाना पड़ेगा। आपको चाहिए एक्सेलरेटेड चार्जेस। इमेजिन करो कि आप एक चार्ज को आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हो। ये एक बदलता हुआ ई फील्ड बनाएगा जो एक बदलता हुआ बी फील्ड बनाएगा जो फिर से एक बदलता हुआ ई फील्ड बनाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। यही सेल्फ प्रोपेगेटिंग डिस्टर्बेंस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और ये सिर्फ थियरी नहीं थी। इस टाइमलाइन को देखिए। 1865 में मैक्सवेल ने सारी कैलकुलेशंस की और प्रेडिक्ट किया कि ऐसी वेव्स होनी चाहिए और उनकी स्पीड भी कैलकुलेट की और वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर निकली। ये एक जबरदस्त कनेक्शन था, लेकिन 20 साल से ज्यादा लगे। 1887 में हाइनरिच हर्ट्ज ने असल में इन वेव्स को अपने लैब में बनाया और डिटेक्ट किया और मैक्सवेल को सही साबित किया। वहां से जेसी बोस और मार्कोनी जैसे साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी को आगे बढ़ाया और सारे मॉडर्न कम्युनिकेशन की नींव रखी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के पूरे यूनिवर्स के नियम समझ लीजिए। पहली बताती है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, दूसरी कहती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होते, तीसरी है फैराडेज लॉ, बदलता हुआ बी फील्ड एक ई फील्ड बनाता है, और चौथी है हमारी नई कंप्लीट एम्पियर मैक्सवेल लॉ, करंट्स और बदलते हुए ई फील्ड्स बी फील्ड बनाते हैं। ये चारों मिलकर EM वेव्स को प्रिडिक्ट भी करती हैं और उन्हें परफेक्टली डिस्क्राइब भी करती हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब जब हमें पता है कि ये वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, तो चलिए इनके नेचर के बारे में और जानते हैं। ये दिखती कैसी हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है। लेट्स गेट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। एक EM वेव दिखने में ऐसी होती है। वेव Z एक्सिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। जो रेड कलर में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो X एक्सिस पर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, और जो ब्लू कलर में है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो Y एक्सिस पर अंदर बाहर ऑसिलेट कर रहा है। सबसे जरूरी प्रॉपर्टी नोटिस करिए, ई फील्ड, बी फील्ड और वेव के चलने की डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यही एक ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए जल्दी से इनकी मैं प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, ये ट्रांसवर्स होती हैं। दूसरा, इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, इसीलिए सूरज से रोशनी हम तक पहुंचती है। तीसरा, वैक्यूम में ये सब एक ही स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट c, जो लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है, और ये स्पीड इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कांस्टेंट से जुड़ी हुई है। आखिर में ये एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती हैं, इसीलिए धूप गर्म लगती है और ये चीजों पर प्रेशर भी डाल सकती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल याद रखना है। E0 by B0 = C। इसका मतलब है कि एक EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। क्योंकि C एक बहुत बड़ा नंबर है, 3 × 10⁸, इससे पता चलता है कि वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये एक बहुत ही यूजफुल रिलेशन है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ठीक है, हमने काफी थ्योरी कवर कर ली। अब चलिए प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। हम EM वेव्स की पूरी फैमिली को एक्सप्लोर करेंगे, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, और फिर अपनी नॉलेज को यूज करके एक टिपिकल एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये टेबल पूरा EM स्पेक्ट्रम दिखा रहा है तो ये सब एक ही चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे लंबी वेवलेंथ लो एनर्जी रेडियो वेव से, जो कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं वेवलेंथ छोटी होती जाती है और एनर्जी बढ़ती जाती है। हम माइक्रोवेव से गुजरते हैं जो कुकिंग में काम आती हैं, फिर इंफ्रारेड जो हीट के लिए है, और फिर हम उस छोटे से हिस्से में आते हैं जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, विजिबल लाइट। उसके आगे आती हैं ज्यादा एनर्जी वाली और पोटेंशियली हार्मफुल वेव्स, यूवी जो सनबर्न करती हैं, एक्स-रेज जो मेडिसिन में यूज होती हैं, और सबसे एनर्जेटिक गामा रेज जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज से निकलती हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें ई फील्ड वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 6.3 है और वो j हैट डायरेक्शन यानी y एक्सिस में है। वेव x एक्सिस यानी i हैट डायरेक्शन में जा रहा है। हमें b फील्ड वेक्टर निकालना है। स्टेप 1, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आसान है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे b = e/c। तो 6.3 को 3x 10⁸ से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला। स्टेप 2, डायरेक्शन निकालते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, याद रखो e, b और वेव की डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रूल ये है कि e क्रॉस b की डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन होती है, तो j हैट क्रॉस b की डायरेक्शन हमें i हैट देना चाहिए। राइट हैंड रूल या वेक्टर नॉलेज से आपको पता है कि j हैट क्रॉस k हैट i हैट होता है। इसका मतलब b फील्ड k हैट डायरेक्शन में यानी z एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए। दोनों को मिला दो तो हमारा फाइनल आंसर है b = 2.1 × 10⁻⁸ k हैट टेस्ला। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने इस पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लोर किया, लेकिन ये सोचना कितना अजीब है कि हमारी आंखें इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा विजिबल लाइट ही देख सकती हैं। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या होता अगर हम स्पेक्ट्रम के दूसरे हिस्से देख पाते? अगर आप रेडियो वेव्स देख सकते तो क्या आपको अपने चारों तरफ वाईफाई और सेलफोन सिग्नल्स का समुद्र दिखता? अगर आप एक्सरेज में देख पाते तो क्या सब लोग चलते फिरते स्केलेटन जैसे दिखते?
ये सोचने में मजबूर करता है कि रियलिटी का कितना बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से छुपा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।